I lost my mother unfortunately and तभी से my life is empty and incomplete। और तो अगर आज वो होती तो और ज़्यादा खुशी होती कि जो उन्होंने sacrifices किए वो अपनी आंखों से देख पाती कि आज मैंने जो भी चीज़ें अचीव की हैं। Sir, I'm feeling very grateful कि I could clear this exam. As far as my studies are concerned, तो मैंने GS तो self study से ही किया है। However, I took optional coaching from Shubhra Ranjan IAS and as far as my number of hours are concerned, then I think consistently आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो on an average मेरा 8 to 10 hours रहता था। However, जब एग्ज़ाम पास में आता था तो आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे मेरे आवर्स जो थे वो 13 आवर्स तक पहुंच जाते थे। However, क्वांटिटी तो मैटर करती है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटेटिवली उतने आवर्स आप अपने दे पा रहे हैं। फाउंडेशनल कोर्स तो मैंने नहीं ज्वाइन किया कुछ भी, GS का मैंने खुद ही कवर किया था सब कुछ। ऑप्शनल के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने शुभ्रा रंजन IAS से कोचिंग ली थी। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। सो मेरा ऑन एन एवरेज 8 to 10 आवर्स रहता था और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं अपने मम्मी डैडी को प्राउड फील करा पाई। एंड जो सब मेहनत थी, हार्डवर्क था, मेरे मम्मी डैडी के सैक्रिफाइसेस थे, वो सब आई थिंक आज अचीव हो गए। आई लॉस्ट माई मदर अनफॉर्चुनेटली एंड तभी से माई लाइफ इज़ एम्प्टी एंड इनकम्प्लीट। और तो अगर आज वो होती तो और ज़्यादा खुशी होती कि जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए वो अपनी आंखों से देख पाती कि आज मैंने जो भी चीज़ें अचीव की हैं। सर, घंटे आपको डेफिनेटली एक मिनिमम अमाउंट ऑफ आवर्स देने पड़ते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बट अगर आप क्वालिटेटिवली पढ़ेंगे एंड अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे अपने एम के तरफ तो आई थिंक आप अचीव कर सकते हैं। बस आपको परसीवर करना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम इस एग्ज़ाम में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है सफलता हासिल हो जाए। तो आपको इसमें मल्टीपल अटैम्प्ट्स देने पड़ सकते हैं। तो अगर आप मेंटली टफ हैं और इफ़ यू हैव दैट इंटरनल ड्राइव टू अचीव दिस तो आई थिंक आप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरुण आयस अकेडमी। दिस साइड सौम्या, स्वागत करते हैं आप सभी का तरुण आयस अकेडमी में। अगर फ्री मेंटरशिप सेशन लेना चाहते हैं मेरे साथ, यानी कि 1-on-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं, 1-on-1 मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। गूगल फॉर्म जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको फिल करना है। यानी कि आपको यूपीएससी कैसे क्रैक करना है, एक अटेम्प्ट में यूपीएससी में किस तरीके से आप रैंक ला सकते हैं, क्या वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, क्या वो सारी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी यूपीएससी की जर्नी में नहीं दोहरानी है। अगर जानना चाहते हैं सीधे सीधे मेरे से, तो आप जो है गूगल फॉर्म्स को फिल करिए जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपकी डिटेल्स हमारी टीम के पास पहुंच जाएंगी और फिर हमारी टीम जो है आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगी और मेंटरशिप सेशन आपका मेरे साथ अरेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे क्रेडेंशियल्स। और अब जो है हम शुरुआत करें। तो ये है आपकी टॉपर, दैट इज जिनकी रैंक 26 आई है यूपीएससी में, रूपल राणा। अब इनकी बात करेंगे, यहाँ पे रूपल राणा की बात करेंगे और यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से इनकी 26वीं रैंक यानी 26th रैंक इन्होंने हासिल करी है यूपीएससी में, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। इनका क्या बैकग्राउंड था, ये कहाँ से आती है, इनकी स्कूलिंग कहाँ हुई थी, ग्रेजुएट कहाँ पे हुई थी, इनके क्या चैलेंजेस थे इनकी लाइफ में, इनकी क्या प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थी, क्या बुक लिस्ट थी और क्या मेंस की स्ट्रैटेजी थी। बात करें अगर यहाँ पे, तो ऑलरेडी ये जो है इनका 4th अटेम्प्ट है यूपीएससी में, यानी 3 अटेम्प्ट ये पहले ऑलरेडी यूपीएससी में दे चुकी हैं और उन 3 अटेम्प्ट्स में इनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। यानी कि एक तरफ तो पहली स्टेज क्लियर नहीं हो रही और दूसरी तरफ अगर बात करें तो 26वीं रैंक यहाँ पे इनकी आती है। यानी कि प्रीलिम्स इनका 3 बार क्लियर नहीं हुआ, फाइनली 4th अटेम्प्ट में जाके इनका प्रीलिम्स क्लियर होता है। तो देन 4th अटेम्प्ट में फाइनली इनकी जो रैंक आती है वो 26वीं रैंक यानी 26th रैंक आती है रूपल राणा की। बात करें अगर इनका बैकग्राउंड यूपीएससी में, अब इनका लाइफ में बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आती है, तो ये यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट से जो है ये आपकी आती है, ये वहीं की रहने वाली है। इसी के साथ इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से करी, तो इन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, यानी डीयू से ग्रेजुएट है। किसमें, मैथमेटिक्स ऑनर्स में। मैथमेटिक्स ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन करी है। ग्रेजुएशन के बाद अगर बात करें इनके चैलेंजेस की, तो आपको बता दूं कि इंटरव्यू स्टेज यानी कि इंटरव्यू के दौरान 2 महीने पहले, यानी इंटरव्यू से जस्ट 2 मंथ्स पहले ही जो इनकी मदर थी उनकी डेथ हो गई। और इन्होंने कहा कि ये अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच थी, बहुत ज्यादा क्लोज थी। उनकी डेथ हो जाने के बाद जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो गई रूपल राणा, बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान हो गई। बट किसी तरीके से इन्होंने अपने आप को संभाला और फाइनली जो है यहाँ पे यूपीएससी का इंटरव्यू इन्होंने दिया।
अब इसी के साथ अगर बात करें बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट की अगर बात करें रूपल राणा की क्या बुक लिस्ट थी, किस किस बुक से इन्होंने स्टडी करी और फाइनली इस रैंक को जो है यहाँ पे हासिल किया। सो अगर बात करें बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट में सबसे पहले पॉलिटी की लक्ष्मीकांत यहाँ पे इन्होंने जो है, अब पॉलिटी में बाइबल कहे जाने वाली लक्ष्मीकांत इन्होंने यहाँ पे स्टडी करी है और बखूबी तरीके से इन्होंने यहाँ पे लक्ष्मीकांत को पढ़ा है। इनका कहना है कि इन्होंने हर एक पेज को बहुत अच्छे से पढ़ा है और इतनी बार रिवाइज करी है कि लक्ष्मीकांत का हर एक टॉपिक इनको बहुत अच्छे से याद है। यानी रिवीजन जो है इन्होंने भरपूर किया है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि रिवीजन ही वो एकमात्र स्ट्रैटेजी है, रिवीजन ही वो एकमात्र हथियार है जो यूपीएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फाइनली यूपीएससी में काम आता है। बात करें अगर हिस्ट्री की, अगर बात एंशिएंट हिस्ट्री की हो तो आर.एस. शर्मा से इन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया है। देन अगर मिडिवल हिस्ट्री की बात हो तो सतीश चंद्र से इन्होंने मिडिवल हिस्ट्री को कवर किया है। वहीं अगर बात हो मॉडर्न हिस्ट्री की तो स्पेक्ट्रम के साथ साथ इन्होंने बिपिन चंद्र भी पढ़ी, क्योंकि इनका कहना है कि बिपिन चंद्र जो है यानी मॉडर्न का जो अर्लियर वाला पार्ट है वो बिपिन चंद्र में अच्छा दिया हुआ है, जबकि स्पेक्ट्रम में जो है पूरा नेशनलिज्म फेज से लेकर और एंड तक पूरा अच्छा दिया हुआ है। सो यहाँ पे ये इनकी हिस्ट्री और पॉलिटी की यहाँ पे बुक लिस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देन आर्ट एंड कल्चर इन्होंने कहा है कि जो आर्ट एंड कल्चर है छोटा सब्जेक्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से कर लिया तो यूपीएससी में आपके 4 से 5 क्वेश्चंस तक सही हो सकते हैं। 4 से 5 मतलब ऑलमोस्ट 10 नंबर, और 10 नंबर जहां लड़ाई आधे आधे नंबरों की हो तो 10 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आर्ट एंड कल्चर जो है इन्होंने एनसीईआरटी से ओवरऑल कवर किया है, यानी एनसीईआरटी 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वो इन्होंने कवर करी है। और जो आपका टैंजिबल आर्ट एंड कल्चर है, दैट इज आपके डांस फॉर्म्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, इंपॉर्टेंट आपके आर्किटेक्चर्स हो गए, वो इन्होंने स्पेसिफिक नितिन सिंघानिया की बुक से कवर किया है। सो ये इनका आर्ट एंड कल्चर का सोर्स था। देन इकोनॉमी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि इन्होंने रमेश सिंह को अच्छे से रेफर किया है, इसी के साथ मृणाल के नोट्स को उन्होंने रेफर भी किया है, यानी कि रमेश सिंह और मृणाल के नोट्स दोनों को ही इन्होंने रेफर करके अपनी एक तरीके से इन्होंने अपनी ओन नोट्स प्रिपेयर करे हैं, जहां से इन्होंने इकोनॉमी जैसे डायनेमिक सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया। एनवायरमेंट उन्होंने कहा कि शंकर आईएएस से मैंने सब स्टैटिक पोर्शन पढ़ा, जबकि पीएमएफ आईएएस से करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट किया। यानी इन दोनों सोर्सेज को इन्होंने बखूबी तरीके से इस्तेमाल करके इन्होंने बेस बनाया शंकर आईएएस को, जबकि उसके ऊपर लेयरिंग करने के लिए पीएमएफ आईएएस का सहारा लिया। इसी के साथ ज्योग्राफी की बात करें, इन्होंने कहा ज्योग्राफी में आपको जीसी लियोंग पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी अपने आप में सफिशिएंट है। 11वीं 12वीं यानी कि 6ठी से लेकर और 12वीं तक की एनसीईआरटी, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगर आप इन 6 क्लास से लेकर और 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को, स्पेशली ज्योग्राफी को अच्छे से कर लेते हैं तो ज्योग्राफी में यहाँ पे कुछ और करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। देन बात अगर करी जाए करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में इन्होंने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस जो है यहाँ पे इन्होंने डेली पढ़ा है। इन्होंने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस जो है ये पहले से ही पढ़ती आ रही थी, सो इन्होंने उसी न्यूज़पेपर को फॉलो किया। हालांकि इनके प्रिपरेशन के दौरान बहुत लोगों ने इन्हें बोला कि द हिंदू जो है आपको पढ़ना चाहिए, बट फिर भी इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ ही कंटिन्यू किया। और इनका मानना है कि कोई भी एक न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बट कंडीशन अपना है, आपको उसको डेली पढ़ना है, आपको उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। चलिए बात करते हैं प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी की। अगर बात करें प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी की तो उन्होंने कहा कि प्रीलिम्स जो है अब चेंज होता जा रहा है, पेपर बहुत ज्यादा डायनेमिक होता जा रहा है, यानी सभी पेपर्स को इक्वली फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स हो, इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट हो या फिर आपका आर्ट एंड कल्चर हो। हर पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है, ना सिर्फ अटेम्प्ट करना है, उस पेपर को आपको पढ़ना है। यानी कि वो जो पर्टिकुलर बुक लिस्ट अभी हमने डिस्कस करी है, इस तरीके से आपको उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है और अच्छी तरीके से उसको रिवाइज भी करना है, और उसके बाद जो है आप अपने आप के लिए तैयार हो जाएंगे। इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल ना छोड़िए। इन्होंने कहा पहले जो होता था कि स्पेशली 4 सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे तो प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा, बट अब जो है डायनेमिसिटी बढ़ गई है। अब जो है यूपीएससी का जो बदलता दौर है, इसके साथ आपको बदलना पड़ेगा, और बदलता दौर यही कहता है कि आप जो है हर सब्जेक्ट पे पर्टिकुलरली आपको फोकस करना है, चाहे वो पॉलिटी हो या आर्ट एंड कल्चर हो या इकोनॉमी हो या एनवायरनमेंट हो या फिर एंशिएंट हिस्ट्री हो या मिडिवल हिस्ट्री हो। ऐसा इसलिए मैं स्पेसिफिकली बोल रही
रही हूँ। और इन्होंने भी बोला क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं ये बोल के कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री से जो है मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। बट मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप एनालाइज करेंगे पिछले ईयर के पेपर को और उससे पिछले ईयर के पेपर को, यानी 2021 ऑनवर्ड्स, तो आप देखेंगे कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं एज कंपेयर टू मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये एक एस्टोनिशिंग फैक्ट है, बट यही सच्चाई है। आप देखेंगे कि अगर आप पेपर को एनालाइज करेंगे तो पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, देन आर्ट एंड कल्चर, देन हिस्ट्री, सभी एरियाज में इक्वल डिवीजन ऑफ क्वेश्चन हुआ है। यानी अगर 15 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से हैं तो 15-18 के आसपास ही इकोनॉमी से हैं, देन 15-16 क्वेश्चंस के आसपास ही हिस्ट्री से हैं, 15-16 क्वेश्चंस के आसपास ही आपके एनवायरनमेंट से हैं। कुल मिला के उन्होंने कहा कि बैलेंस बनाए रखना सभी पेपर में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी होगी। दूसरा इन्होंने कहा सीसैट इन्होंने कहा बिल्कुल भी इसको मिस नहीं कर सकते हैं। अब सीसैट का वो दौर नहीं रहा जो पहला दौर था कि सीसैट को आप लोग जो है चलाए मन लेते थे, यानी कि जब पेपर होगा तब की तब देख लेंगे, 2 दिन पहले पढ़ लेंगे और सीसैट में जो है मास्टरिंग हासिल हो जाएगी। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीसैट का पैटर्न जो है वो बदल चुका है। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो है प्रैक्टिस पहले से ही शुरू कर दी थी और तीनों एरियाज पे बराबर तरीके से फोकस किया था, यानी कि मैथ्स के साथ इंग्लिश में, इंग्लिश के साथ रीजनिंग में। तो इन 3 एरियाज पे आपको इक्वल तरीके से फोकस करना है। अगर आप सिर्फ मैथ्स करके जाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी, इंग्लिश करके जाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी और सिर्फ रीजनिंग करके जाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी। कुल मिला के तीनों एरियाज को आपको इक्वल तरीके से फोकस करना होगा। यही इन्होंने स्ट्रैटेजी आपके प्रीलिम्स पेपर 1 के लिए बताई और यही स्ट्रैटेजी इन्होंने प्रीलिम्स पेपर 2 के लिए भी बताई। साथ ही साथ इन्होंने कहा मॉक टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है इन्होंने स्पेसिफिकली स्ट्रेस करके बोली है कि इनके जो पिछले 3 अटेम्प्ट्स थे उसमें गलती ये थी कि ये मॉक टेस्ट में कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही थी, यानी ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 78-75 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट कर रही थी। ये रिस्क नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि रिस्क ना लेने की वजह से मेरा स्कोर जो है बिल्कुल बॉर्डर लाइन के नीचे आता था, जिस कारणवश ये जो है प्रीलिम्स पार ही नहीं कर पाती थी। कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, इसी तरीके से लटकी रह जाती थी। बट इन्होंने कहा कि जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला। मैंने देखा कि अगर मैं 90+ अटेम्प्ट करती हूँ, अगर मैं ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरे जो नंबर हैं वो रिस्पेक्टिवली अच्छे आते हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो है इन्होंने कहा कि मैंने ये गलती कब सीखी, जब मैंने मॉक टेस्ट को किया। तो इसीलिए मॉक टेस्ट को करना, प्रैक्टिस पेपर को करना बेहद ज्यादा जरूरी है। इन्होंने कहा कि मॉक टेस्ट के नंबरों से अपने आप को जो है निराश नहीं करना है, अपने आप को हताश नहीं करना है। मॉक टेस्ट के नंबर अल्टीमेटली ये डिसाइड नहीं करेंगे आपका प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। हाँ, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो ये जरूर डिसाइड हो जाएगा कि आपका प्रीलिम्स नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट को आपको अच्छे से करना है और उसी डेडिकेशन के साथ करना है जिस डेडिकेशन के साथ आप प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते हो। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि मॉक टेस्ट को सिर्फ सॉल्व, यानी मॉक टेस्ट को कर लेना ही कलाकारी नहीं है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। यानी जब भी आप मॉक टेस्ट दो उसके बाद उसको पूरा एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब होता है क्वेश्चंस के बाद जो आंसर्स हैं, साथ ही साथ उनकी एक्सप्लेनेशन है, उसको आपको अच्छे से कवर करनी है। सो क्वेश्चंस के साथ अगर कोई पर्टिकुलर आंसर आ रहा है तो वो आंसर क्यों आ रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या नहीं रीजन है, एक्सप्लेनेशन क्या है उसका, बाकी आंसर्स क्यों सही नहीं है, आपको इस तरीके से हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को एनालाइज करना है। अब प्रीलिम्स में ही इन्होंने एक और चीज कही कि PYQ और सिलेबस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि प्रीलिम्स में जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट एक अलग लेवल पे है। दैट इज, इन्होंने बताया कि इनके 3rd अटेम्प्ट में इन्होंने PYQ पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, हालांकि इन्होंने सॉल्व किए थे बट इन्होंने एनालाइज नहीं किया था कि अगर एक पर्टिकुलर आंसर है तो वो क्यों सही आंसर है, ठीक है, या अगर कोई स्टेटमेंट है तो यूपीएससी ने वो कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे स्टेटमेंट सही होते हैं, कैसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। सो कुल मिला के इन्होंने अच्छे से एनालाइज नहीं किया था PYQ को, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट मेरे अगर बात करें तो 10 से 12 नंबर जो है पीछे मैं हो गई थी। बट 4th अटेम्प्ट में इन्होंने ये गलती नहीं करी, PYQ पे स्पेसिफिकली ध्यान दिया। इन्होंने कहा ना सिर्फ मुझे इस चीज का आभास हुआ कि यूपीएससी को कैसे आंसर्स चाहिए, कैसे स्टेटमेंट फ्रेमिंग करता है,
बट मुझे इस चीज का भी बखूबी आभास हुआ कि मुझे किस चीज पे काम करना है, यानी कि कौन सी चीज मेरी मजबूत है, कौन सी चीज मेरी कमजोर है। यानी ओवरऑल वीकनेस और स्ट्रेंथ बताने के लिए भी प्रीलिम्स, ये जो मॉक टेस्ट है, ये जो PYQ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाते हैं। सो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी इनकी प्रीलिम्स की थी। आई होप इनकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई है। और अब आगे बढ़ेंगे मेंस की स्ट्रैटेजी। बात करें अगर इनकी मेन स्ट्रैटेजी की और जीएस पेपर 1 की, तो आप देख सकते हैं कि जीएस पेपर 1 में इन्होंने कहा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो है हिस्ट्री, सोसाइटी के साथ ज्योग्राफी। इन्होंने कहा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए मैंने अलग से स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करी है, मैंने जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थी वही फॉलो करी है, वही बुक लिस्ट भी आपको फॉलो करी है जो मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में फॉलो करी थी। यानी हिस्ट्री में इन्होंने वही 3 किताबें पढ़ी है, दैट इज RS शर्मा, सतीश चंद्र और इसी के साथ में आपकी स्पेक्ट्रम। कुछ पोर्शन हालांकि इन्होंने आपके विपिन चंद्र से भी कवर किया। साथ में ज्योग्राफी में इन्होंने 6 से लेके 12 तक की NCERTs को कवर किया है। बट इन्होंने कहा कि कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ऐसे हैं जो आपके डायरेक्ट सिलेबस में से आते हैं, तो इसीलिए सिलेबस पे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। इन्होंने कहा कि मेंस जो है बिना सिलेबस के क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपने सिलेबस के हर एक पॉइंट्स के नोट्स नहीं बनाए हैं, अगर आपने सिलेबस को डेडिकेटेडली कवर नहीं किया है, तो मेंस को क्रैक कर पाना एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात होगी। इन्होंने बताया कि जीएस पेपर 1 कंपैरेटिवली आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि या तो क्वेश्चंस डायरेक्ट बुक से आते हैं और या फिर आपके क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि ऑलरेडी जो क्वेश्चंस आ चुके हैं कहीं ना कहीं वहीं से फ्रेम होते हैं, या तीसरा सोर्स है आपके डायरेक्टली सिलेबस में से उठ के आते हैं। तो अगर आपने ये 3 चीजों को कवर कर लिया तो यहाँ पे इस पेपर को क्रैक डाउन करना आसान हो जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ नंबर्स एक्स्ट्रा चाहिए जीएस पेपर 1 में, तो आपको डायग्राम बनाने होंगे, फ्लो चार्ट्स बनाने होंगे, मैप्स बनाने होंगे, यानी वो चीजें करनी होंगी जो बाकी लोग नहीं करेंगे। जहां अगर आप ज्योग्राफी का एक कोई क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो वहां पे आप जो है पिक्चर बना सकते हैं। ठीक है, आप जो है अगर मान लीजिए, इन्होंने एग्जांपल भी दिया, इन्होंने कहा कि जैसे ओशियन फ्लोर है, तो अगर ओशियन फ्लोर को एक्सप्लेन करना है तो आप जो है ओशियन फ्लोर का जनरल डायग्राम बना सकते हैं। देन साथ ही साथ फ्लो चार्ट्स आप यूज कर सकते हैं हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में। इसके साथ ही में आप जो है सोसाइटी का पूरा सिलेबस जो है आपका डेडिकेटेडली आपका सिलेबस से आता है। सिलेबस को अगर आप बखूबी कवर करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे बेटर तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। सोसाइटी में उन्होंने कहा कि मैंने पॉइंट बाय पॉइंट यानी हर एक पॉइंट जो है सोसाइटी के सिलेबस का उसको कवर किया है और एक एक पेज के नोट्स बनाए हैं। नोट्स इस तरीके से बनाए हैं कि कमेटी की रिकमेंडेशन, ओवरऑल वे फॉरवर्ड, डाटा, साथ में आपके डायग्राम यानी कि फ्लो चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, वहां पे मैंने इंटीग्रेट किया है और फिर उन्हीं नोट्स को मैंने यूपीएससी के पेपर में लिखा है। बस यही इनकी GS 1 पेपर की स्ट्रैटेजी थी। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो आप भी GS 1 में अच्छे नंबर ला सकते हैं, जैसे रूपल राणा ने लेकर आए हैं। देन बात करें अगर जीएस पेपर 2 की, तो जीएस पेपर 2 में इन्होंने कहा ये बहुत ज्यादा डायनेमिक पेपर है, यहाँ पे स्टैटिक नॉलेज जो है वो काम नहीं आएगी। पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नेंस के क्वेश्चंस आते हैं, आईआर के क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने कहा कि आईआर कवर करना तो बहुत आसान है। आप कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन उठाइए और वहां से जो टॉपिक्स आपके न्यूज में चल रहे हैं उन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए। बस ये समझिए आईआर आपने कवर कर लिया। नोट्स आपको एक पेज एक टॉपिक इस तरीके से बनाने हैं और नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं कि आप उन नोट्स में सभी चीजों को लिखेंगे, यानी आप मैप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, साथ ही साथ आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए, आपका डाटा होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो ये सारी चीजें जो है आपको अपने नोट्स में ही इंटीग्रेट करनी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है जब यूपीएससी एग्जाम की बात होती है। बस यही स्ट्रैटेजी इन्होंने फॉलो करी, यही आपको फॉलो करनी है। रही बात गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस में उन्होंने कहा कि पूरा जो गवर्नेंस का टॉपिक है वो सिलेबस में से आता है, तो इसीलिए सिलेबस को अगर आपने कवर कर लिया तो गवर्नेंस वाला पोर्शन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बट इन्होंने एक एडिशनल पॉइंट बोला है, गवर्नेंस में जितनी भी आपकी कमेटीज हैं उन कमेटीज के डायग्राम्स अगर आप बनाएंगे तो एक बोनस पॉइंट आपको मिलेगा। रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी में उन्होंने कहा कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को आपको पढ़ना है, साथ ही जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो आप डायरेक्ट सिलेबस में से कवर करिए, उनके डायरेक्टली नोट्स बनाइए। इंटरनेट पे इन्होंने जो है नोट्स बनाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया, आप भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन बात करें अगर जीएस पेपर 3 की, तो जीएस पेपर 3 में उन्होंने कहा कि हाईली डायनेमिक पेपर है, पेपर को कवर करना आसान है, लंबा पेपर।
कहने का मतलब इसका जो सिलेबस है वो आपका लंबा सिलेबस है, इसीलिए पॉइंट बाय पॉइंट सिलेबस के आप कवर करेंगे। यानी जो भी पॉइंट, जैसे पॉइंट्स आपको ग्लोबलाइजेशन, सोशलाइजेशन, ये पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हैं तो बस आपको जो है, जैसे ग्लोबलाइजेशन है तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक पेज का नोट्स बना लीजिए, उस नोट्स में डायग्राम, मैप, सभी चीजें इंक्लूड कर लीजिए। ये एक आइडियल स्ट्रैटेजी इन्होंने बताई GS3 की। हालांकि इनकी स्ट्रैटेजी जो है बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। एक हाई स्कोर GS3 में आप पा सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के साथ, जिस तरीके से रूपल राणा जो है यहाँ पे लेकर आए हैं। अब इसी के साथ इन्होंने कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल इस पेपर में आपको भर भर के करना है। यानी अगर कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जाता है या सिलेबस में आपको मिलता है, आपको जो है उसको इंटरनेट पे डाल देना है और आगे लिख देना है UPSC। आप बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के नोट्स आपके ओपन हो जाएंगे और फिर जिस नोट से आपको जो बेस्ट लगे उसको उठा के और आप अपने नोट्स बना लेंगे। सिंपल, अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके GS3 की जो स्ट्रैटेजी है वो ये समझिए कंप्लीट हो गई। अब इसी के साथ उन्होंने कहा कि कुछ पेपर जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, अब ये जो पेपर है यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम आते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगते हैं। सो ये दो सब्जेक्ट्स कवर करना बहुत आसान है और इनसे 5 से 6 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। यानी डायरेक्टली बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे उसी से हो गए जो कि PYQ से है। सो इसका मतलब डायरेक्टली 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके हाथ में है इन टोटल। सो अगर आप ये 6 क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट का सहारा लेते रहिए जिस तरीके से ऊपर ग्रामर नहीं। देन बात करें अगर GS पेपर 4 यानी एथिक्स के पेपर की, इन्होंने कहा ये पेपर ओवरऑल 2 डिविजन्स में डिवाइड होता है। पहला है आपका स्टैटिक पोर्शन, जो इन्होंने कहा मैंने आपकी लेक्सिकॉन नाम की जाने जाने वाली किताब जो है वहां से कवर करी है एथिक्स के लिए। इसी के साथ मैंने एथिक्स का जो भी टॉपिक्स थे उसको इंटरनेट से कवर किया है। साथ में मैंने जो है कुछ किताबें, मोटिवेशनल कोट्स वगैरह भी ऐड करे थे अपने आंसर में। कुछ कहानियां भी ऐड करी थी जो मैंने जनरल GS पेपर से ही पढ़ी थी, जैसे महात्मा गांधी की कहानी, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी। सो इस तरीके से आप भी ऐड कर सकते हैं, ये एक डायनामिसिटी देंगे। अब ये एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है कि इस तरीके से कवर करने पे एग्जामिनर को ये भी पता चलता है कि आप जो है किस एंगल से मल्टीपल एक तरीके से मल्टी डायमेंशनैलिटी शो करता है कि आपने तैयारी कितने इंटीग्रेटेडली करी है सभी सब्जेक्ट्स की। सो यहाँ पे GS4 में ये ब्राउनी पॉइंट है जो आपको एडिशनल नंबर दिलाने में काम आएगा। इसी के साथ इन्होंने कहा कि जो केस स्टडी है वो इन्होंने टॉपर नोट्स, यानी टॉपर नोट्स जो थे वो इनके ओवरऑल सोर्स थे केस स्टडी को स्टडी करने के लिए। केस स्टडी के लिए इन्होंने कहा कि आपको जो है टॉपर्स के नोट्स को पिक करना है और उनसे देखना है कि वो केस स्टडी कैसे लिखते हैं और ओवरऑल आपको 10 अप्रोच उठा लेनी है केस स्टडी की। उनको खूब प्रैक्टिस करना है ताकि वो अप्रोच आपकी अप्रोच बन जाए और फिर उन्हीं अप्रोचेस को पेपर में जाके आपको इंप्लीमेंट करना है। कुल मिला के 6 क्वेश्चन आएंगे, उन 10 में से किन्हीं भी 6 ओवरऑल अप्रोचेस पे आप अपने आंसर लिख दीजिएगा। कोशिश करिए कि आप हर एक क्वेश्चन को एक अलग अप्रोच से टैकल करें। ये शो करता है कि आपके पास मल्टीपल डायमेंशनल अप्रोच है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और ये आपको ब्राउनी पॉइंट्स दिलाएगा। तो GS4 में ये इनकी सटीक स्ट्रैटेजी थी। देन बात करें अगर एस्से पेपर की, तो एस्से पेपर में इन्होंने कहा कि प्रैक्टिस ही है जो आप भरपूर अगर प्रैक्टिस करेंगे इससे आपको एस्से में बहुत फायदा होगा। प्रैक्टिस कहां से करनी है और कैसे करनी है, तो टॉपर्स की कॉपी इन्होंने कहा एक वो हथियार है जो आपको बताएगा कि एस्से किस तरीके से लिखना होता है। यानी ऑलरेडी जो UPSC में सेलेक्ट हो चुके टॉपर्स हैं उन्होंने किस तरीके से एस्से को लिखा है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, आपको भी उस तरीके से लिखना है और उस तरीके से प्रेजेंट करना है। इन्होंने कहा एस्से में कुछ बातों का एसेंशियली ध्यान रखना है। पहला, मल्टी डायमेंशनल एस्से होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि सभी पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंट, डिजास्टर, सिक्योरिटी, सभी पर्सपेक्टिव्स आपके एस्से में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि आपको क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है और उसके बाद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर करना है। अगर आपने ये कर दिया तो दैट मींस आपने एस्से का पूरा टॉपिक बखूबी तरीके से प्रिपेयर कर लिया। और इसी के साथ अगर आपको जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, यानी आपको जो है बहुत सारे एस्से ओवरऑल लिखने पड़ेंगे। देन बात आती है इंटरव्यू स्टेज की। उन्होंने कहा इंटरव्यू में अपने आप को काम रखना है, रिलैक्स रखना है, कूल रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी
नेचुरल पर्सनालिटी को जज करेंगे। तो अगर आप आर्टिफिशियल बनने की कोशिश करेंगे या अगर आप कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे जो कि आप नहीं है, तो आप पकड़े जाएंगे और अल्टीमेटली आपको कम नंबर मिलेंगे। इसीलिए वो दिखाइए जो आप है, वो करिए जो आप करते हैं। यानी इन्होंने कहा कि मैंने अपनी नेचुरल पर्सनालिटी को सामने रखा, जो मैं हूं मैंने वही दर्शाया, बिल्कुल भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करी। जो आंसर मुझे नहीं आते थे मैंने साफ तौर पे बोल दिया कि सॉरी आई डोंट नो द आंसर, कैन आई गेस। और इस तरीके की स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाएंगे तो आप भी यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, जिस तरीके से रूपल राणा ने 26वीं रैंक लाके यानी 26th रैंक लाके ओवरऑल इस एग्जाम को क्रैक किया है। बट इसी के साथ अगर आप चाहते हैं लाइफ मेंटोरशिप सेशन, क्योंकि मेंटोरशिप लेना जो है बहुत ज्यादा एसेंशियल है यूपीएससी में। रास्ता कैसे होकर निकलता है, ये नदी नहीं, ये समुद्र नहीं है जो आपको पार करना है, ये मात्र एक नदी है जो आपको क्रॉस करनी है। पर ये नदी कैसे क्रॉस करनी है यही मैं आपको गाइड करूंगी और आपको बताऊंगी। सो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी में मेन स्टेज तक मैंने क्वालिफाई किया है। देन बीपीएससी में आई रीच द इंटरव्यू एंड यूकेपीसीएस में आई हैव अपीयर्ड द मेंस एंड आल्सो क्लियर्ड इट। सो ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, बट आप जो है वो रैंक ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म को फिल करना है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए होंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।